तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम जो है अध्याय 5 को पहले यानी इसका चैप्टर क्या है तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय। तो यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय पहले हम समझ लेंगे, उसके बाद जो है इसमें जो प्रश्नावली जो दी है उसको बारी बारी से सॉल्व करेंगे, जो प्रश्न दिए होंगे। तो देखिए यहाँ जो पहले आप जैसे आइएगा तो हमें जो है कुछ नीचे मिलेगा कि भूमिका जैसे में है ना लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए भूमिका क्या लिखा हुआ है, शब्द ज्यामिति यूनानी भाषा के शब्दों जियो और मिटरी से मिलकर बना है। जियो का अर्थ है पृथ्वी या भूमि और ट्रीन का अर्थ है मापना। इसे ऐसा प्रतीत होता है कि ज्यामिति का उद्गम भूमि मापने की आवश्यकता के कारण हुआ है। गणित की इस शाखा का अध्ययन विभिन्न रूपों में प्रत्येक प्राचीन सभ्यताओं द्वारा किया गया है, चाहे वह मिस्र हो, बेबीलोन हो, चीन हो, भारत हो, यूनान हो या इनकाश इत्यादि। इन सभ्यताओं के लोगों को अनेक व्यवहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ा है, जिसमें ज्यामिति के किसी विकास की विभिन्न प्रकार से आवश्यकता पड़ी। ठीक है, यहाँ तो देखिए ज्यामिति का अर्थ भी समझाया गया क्या है, तो जियो और मिटरीन। ठीक है, तो जियो का मतलब क्या है, तो पृथ्वी का है या भूमि। ठीक है, मिटरीन का अर्थ का है मापना। ठीक है, तो इससे यही प्रतीत होता है, बुक कह रहा है कि ये जो है पृथ्वी को मापने की एक इकाई को दर्शाता है। ठीक है, पृथ्वी को मापने की बात को दर्शाता है, जो प्राचीन में लोग जो है पहले इसी तरह का यूज करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी है एक तरह से। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद इसको बारी बारी से आंसर भी देंगे तो किस तरह से होगा। तो चलिए अब हम पेज को पहले पलट लेते हैं। तो पेज नंबर याद रख लीजिएगा, देखिए ये 95 है ना, पेज नंबर आपका 97 में देखिए यहाँ पे जो है कुछ जो है हमें मतलब नोट्स दिए हुए हैं, इनको आप जो है अगर क्लियर कर लीजिएगा तो आपको आगे दिक्कत नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ जो है बहुत सारे ऐसे चीज दिए हुए हैं जो जिसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है 1 से लेकर 7 तक जो नोट्स दिया है ना, इस पे जो है हम कुछ चर्चा करते हैं। तो दिया हुआ है, तो देखिए पहला में दिया हुआ है एक बिंदु यानी कि पॉइंट वह है जिसका कोई भाग नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है हमें 1 का दिया हुआ, हम पेज लिख देते। ठीक है, पेज कितना है, पेज जो है हमारा 97 है। ठीक है, पेज हमारा, तो इसमें जो हमें पहला पूछ दिया है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं है। तो देखिए बिंदु हमने जैसे ही किया, इसका कोई भाग है तो हमें जो है यहाँ पे दर्शा रहा है, एक हम बिंदु हमने दे दिया, इसका कोई भाग नहीं बता रहे। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दूसरा में क्या है, एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा, ठीक है, तो रेखा के बारे में कह रहा है, हमने एक रेखा खींच लिया। ठीक है, तो कह रहा है चौड़ाई रहित यानी इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती लेकिन ये लंबी होती। ठीक है, तो इस तरह से। फिर देखिए इसका अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा में क्या है कि एक रेखा से सिरे बिंदु होते हैं। एक रेखा जो है के सिरे होते हैं। ठीक है, सिरे पे जो है क्या होते हैं, तो बिंदु होते हैं, ये होगी। तो उसके बाद देखिए इसको रेखाखंड कहा जाता है। फिर देखिए 4 में एक सीधी रेखा ऐसी रेखा है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थिर होती है। ठीक है, तो देखिए ये जो है रेखा बिंदु से होते हुए कई सारे बिंदुओं के मेल से जो है एक रेखा तैयार होती है कुछ इस प्रकार से। तो वही हमें मतलब बताया जा रहा है। तो फिर देखिए 5वां में क्या है, 5वां में दिया हुआ है कि एक पृष्ठ वह है जिसकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। एक पृष्ठ जो है वह है जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। जैसे देखिए ये हमारा किताब ही है, तो देखिए ये हमारा चौड़ाई है, एक लंबाई है, पृष्ठ। ठीक है, ये जो पेज जो है ना, ये जो है हमारा पेज, इसके बारे में कह रहा है, इसका लंबाई और चौड़ाई होता है ना पृष्ठ का, पेज का। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आज का जो है वही हम लिख सकते हैं इसमें, कॉपी, किताब। ठीक है, पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ का कह रहा है कि किनारे। ठीक है, तो देखिए ये पृष्ठ का जो है ये किनारा है ना साइड से। ठीक है, इसके बारे में कह रहा है। तो फिर देखिए साथ में एक समतल पृष्ठ ऐसा पृष्ठ है जो स्वयं पर सीधी रेखा के साथ सपाट रूप से स्थिर होता है। तो ये देखिए समतल जो है ना, ये जो पृष्ठ है समतल है ना, ये हमारा पेज समतल है। ठीक है, सभी तरफ से जो है बराबर है, इस पे सीधी रेखा के साथ जो है ये कह रहे सपाट रूप से स्थिर रहता है। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रश्नावली में जो प्रश्न पूछे गए ना 5.1 में, उसको जो है पढ़ते हैं, उसके बाद इसको बारी बारी से सॉल्व करके देखेंगे ये किस तरह से इसका आंसर होगा। तो देखिए प्रश्नावली में जो हमें क्या पूछा गया, पहला में कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन
सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं, अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमें क्या है, एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ये हमें प्रश्न कह रहा है कि एक अगर बिंदु हो, ठीक है, देखिए यहाँ पे हम ले एक अगर बिंदु हो तो कह रहा है कि इससे जो है केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ऐसा नहीं, हम जो है कई सारे अनंत रेखा जो है खींच सकते हैं, ठीक है, अनंत खींच सकते हैं, मेरा मन जितना अनंत हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा इस पे जो है हम रेखा को खींच सकते हैं। तो इसलिए हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो असत्य लिख देंगे, असत्य है, ठीक है। तो इसका आप लिख सकते हैं क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखा खींची जा सकती है, ठीक है, यही आंसर होगा। दूसरा में दिया हुआ दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा, कह रहे दो बिंदु से है जो है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ले, दो बिंदु से कह रहा है कि असंख्य रेखा खींची जा सकती है। तो दो बिंदु से याद रखिएगा एक ही रेखा खींची जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या, इसका आंसर क्या होगा, तो असत्य, असत्य लिखेंगे क्योंकि दो बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, जो हम बोल रहे हैं वही पे यहाँ जो है इस तरह से आंसर आप दे सकते हैं। तो देखिए लिखा है एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, कह रहा है एक शांत रेखा, ठीक है। तो जैसे देखिए ये हमारा एक रेखा है, ठीक है, कह रहा है इसको अनिश्चित रूप से मतलब डॉट लाइन से जो है इसको बढ़ाया जा सकता है, तो लिख सकते हैं सत्य, सत्य है, ठीक है। तो इसके बाद देखिए चौथा में दिया यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उसकी त्रिज्याएं बराबर होती है, कह रहे दो वृत्त जो है अगर बराबर, तो दो वृत्त जो है मान लीजिए ये हमारा वृत्त है, दोनों जब बराबर है तो इसकी त्रिज्या जो है कह रहे आपस में बराबर होगी। तो जब वृत्त ही बराबर है तो इसके केंद्र से लेकर परिधि तक की रेखा जो है सेम ही है। ये अगर 4 सेंटीमीटर का है ना तो ये भी क्या होगा, तो 4 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, तो सत्य लिख देंगे, सत्य है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी में हमें पांचवा पूछा गया कि आकृति 5.9 में यदि ए बी बराबर, यहाँ पे देखिए हम लिख लेते फिर फिगर पीछे दिया हुआ है, ठीक है। तो ए बी बराबर पी क्यू, ठीक है, फिर देखिए पी क्यू बराबर एक्स वाई, ठीक है। तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा, ठीक है। तो देखिए हमें पीछे जो है फिगर दिया हुआ है, इस फिगर को पहले आप देख लीजिए सही से। तो देखिए फिगर को हमने उलट लिया, ठीक है। तो देखिए क्या करें, ए बी बराबर पी क्यू, ए बी जो है पी क्यू के बराबर है और जो है पी क्यू जो है एक्स वाई के बराबर है, ठीक है। ए बी पी क्यू के और पी क्यू जो है एक्स वाई के। तो कह रहे जब बराबर है तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी बराबर एक्स वाई हो। तो देखिए ये हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर जो एक्स वाई है, तो यानी कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं ए बी के बराबर पी क्यू और इसके बराबर एक्स और वाई। तो देखिए तीनों जो आपस में क्या है, तो बराबर हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम सत्य लिख देंगे, सत्य है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। उस पर देखिए हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते क्या हमें दिया हुआ, तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए, क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद है जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है, वे क्या है और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे। तो इसमें देखिए पहला है समांतर रेखा, दूसरा है लंब रेखा, तीसरा है रेखाखंड, चौथा वृत्त की त्रिज्या, पांचवा है वर्ग, ठीक। तो हम क्या करते हैं, इसका जो है 5 हमें दिया ना क्वेश्चन 2 में, इसका पूरा परिभाषा हम पहले लिख लेते, उसके बाद हम बारी बारी से पढ़ के सुनाएंगे ये किस तरह से आपने आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि लिखने लगेंगे ना, नहीं तो वीडियो जो है ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ जो है हमने पांचों को एक ही बार एक ही पेज पे लिख लिया, ठीक है। तो हम इसका परिभाषा देते, क्या होता है समांतर रेखा, एक ही समतल में स्थिर वे दो रेखाएं जो किसी बढ़ाई जाए, सॉरी यहाँ रह गया, ठीक है, कितनी ही बढ़ाई जाए आपस में कभी नहीं मिलती, समांतर रेखाएं कहलाती। समांतर रेखा कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसको कितना भी बढ़ाए आगे या पीछे दोनों को, तो ये जो है कभी मिलेगी नहीं, यहाँ जो है देखिए कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो सभी जगह जो है समांतर ही मतलब गैप होगा लेकिन मिलेगा कभी नहीं। तो लिखा है लंब रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार काटती है उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो लंब रेखाएं कहलाती। एक रेखा जो है बीच में अगर कोई रेखा एक रेखा पे जो है दूसरी रेखा कोई काटती है तो इसके बीच का जो कोण बनता है ना, ये
ये जो है 90 डिग्री का होता है, इसे हम लंब रेखा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रेखाखंड, रेखा का वह भाग जो दो निश्चित बिंदुओं से घिरा है वह रेखाखंड कहलाती है। तो रेखा का वह भाग जो दो बिंदुओं से घिरा है ना, दो बिंदु के अंदर है ये रेखा, इसको हम रेखाखंड कहेंगे। उसके बाद देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी भी बिंदु तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यानी हम देखिए एक हमने वृत्त लिया, यहाँ जो है केंद्र ये हमारा हुआ, केंद्र से लेके ये जो है परिधि को टच जो कर रहा है ना, इस रेखा को क्या कहते हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, हम टिक कर दे रहे हैं जो कि आपको जो है दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए वर्ग हमसे पूछा गया था ना 5 में, तो वह चतुर्भुज जिसकी त्रिज्या सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो वर्ग कहलाता है। तो ये जो है कह रहे हैं कि सभी ओर से जो है ये क्या हो, तो समान। ठीक है, यहाँ जो है 90 डिग्री, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, ये जो है हमारा क्या, तो वर्ग कहलाएगा। ठीक है, ये हमारा 2 का पूरा आंसर क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए, तो देखिए एक तीसरा में दिया है, नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए। पहला दिया है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो कि ए और बी के बीच स्थित हो। तो देखिए इसको हम जो है ये थोड़ा सा जो है 1 और 2 जो है थोड़ा कठिन शब्द में पूछा गया। ठीक है, तो किसी तरह से हम इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे, अगर समझ में नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसी का जो है दूसरा भी पढ़ लेते। क्या दिया है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है जो वे एक रेखा पर स्थित नहीं। ठीक है, तो फिर दिया है क्या इन अभिधारणाओं में अपरिभाषित शब्द हैं, क्या ये अभिधारणाएं अविरोधी है, क्या ये यूक्लिड की अभिधारणाओं से प्राप्त होती है, स्पष्ट कीजिए। इसके लिए पहले हम एक पेज ले लेते हैं, उसके बाद इसको जो है बना के दिखाएंगे ये किस तरह से बनेगा। थोड़ा लैंग्वेज क्वेश्चन है, ठीक है, जरा सा समझने वाला भी है। ऐसे याद रखिएगा ये प्रश्न जो है आपको कभी जो है एग्जाम में नहीं पूछता है, भले नीचे वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, लेकिन ये पर्सनल जो है 3 का क्वेश्चन है ना, ये आपसे नहीं पूछा जाता है। तो चलिए अब हम इसको जो है आंसर देते हैं किसी तरह से। देखिए तीसरा का हम आंसर देते थे, दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर। ठीक है, कोई भिन्न बिंदु है, ठीक है, ए है और बी हमारा 2 बिंदु। ठीक है, ए और बी नाम का कोई भी 2 बिंदु है, एक तीसरी बिंदु सी ऐसे विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित। तो इन दोनों के बीच में हमें कह रहा है कि कोई एक बिंदु ऐसी है जो इसके बीच में स्थित है, मानो ये हमने यहाँ पे दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि ये इसमें जो है कोई अपरिभाषित शब्द भी है, तो हम इसको कह सकते हैं हाँ ये जो है अपरिभाषित शब्द है। हाँ, अपरिभाषित, परिभाषित शब्द है, भाषित शब्द है, क्योंकि यह जो है क्या कह रहा है ए और बी के बीच है, लेकिन ऐसा नहीं कुछ कह रहा है कि इसके मध्य। अगर इसके मध्य में कहेगा यानी इस बीच इन दोनों के मध्य में, यानी क्या होता है दोनों तरफ से जो जहां बीच होगा वहां पे, तो ये बीच कह रहे हैं तो हम कहीं भी डाल सकते हैं, हमारा सी यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं भी हो सकता है, अगल बगल जो है हम कहीं भी इसको डाल सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन यह जो है वही जो बीच का नाम जो लिया है ना, वो इसमें जो है अपरिभाषित शब्द है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें जो है दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या है, यहाँ कम से कम ऐसे 3 बिंदु विद्यमान है कि वे एक रेखा पर स्थित नहीं। कह रहा है ऐसे 3 बिंदु हमें दिया हुआ है जो कि एक रेखा पे निश्चित नहीं है, तो हम लिख देंगे, ये भी जो है लिख देंगे नहीं, ये जो है अपरिभाषित है। ठीक है, ये भी अभिधारणा विरोध है किसका, तो ये जो है यूक्लिड का जो है ये भी विरोध करता है, लिख देंगे ये विधारणा धारणा विरोधी। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो जो हमें कह रहा था देखिए ए और बी अगर हम ले लिए, सी जो है हमें कह रहा है कि जो है एक लाइन में नहीं है, मतलब तीनों जो एक जगह नहीं है, तो हमने ऐसे लिया। ठीक, ठीक है, तो ये हमें जो है विरोध करता है। तो याद रख लीजिएगा, हमने बोल दिया है कि ये आपको जो है 100% लिख के देते, ये क्वेश्चन जो है कभी आपसे पूछेगा नहीं ऐसे फाइनल में। तो देखिए क्वेश्चन 4 को पढ़ते, दिया हुआ है कि यदि 2 बिंदु ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसे स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर 1/2 ए बी है। एक आकृति खींच
कर इसे स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जो प्रश्न कह रहे हैं ना उसको हम पहले एक आकृति ले लेते हैं, जो जो हमें दिया हुआ है, जो सिद्ध करना है उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाएंगे कि इस तरह से बनेगा। हम इसको क्या करेंगे, 2 स्टेप में बनाने का प्रयास करेंगे। अगर पहला स्टेप समझ में आ जाए, नहीं तो दूसरा स्टेप समझ में आ जाए, जो आपको समझ में आए उस तरह से आप कार्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से कह रहा था, तो दिया हुआ था AC बराबर BC। ठीक है, तो सिद्ध हमें क्या करना है, AC बराबर 1/2 AB। ठीक है, तो हम जो है पहले इसको जो है लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है हमें, AC बराबर BC। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ जो है AC जोड़ेंगे। ठीक है, AC जोड़ने पर ठीक है, AC जो है दोनों तरफ हम जोड़ेंगे। किस तरह से, तो लिखेंगे हम क्या, AC फिर प्लस यहाँ भी AC, फिर इसके बराबर लिखेंगे BC प्लस यहाँ भी AC। ठीक है, तो देखिए AC और AC, 2 AC है तो हम क्या लिख देंगे, तो 2 AC। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद फिर देखिए BC प्लस AC दिया हुआ है, तो क्या है, तो देखिए यहां से यहां चलेंगे तो BC और फिर देखिए AC है ना, तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, दोनों देखिए A और B के अंदर आ रहा है ना, तो हम लिख सकते हैं इन दोनों रेखा को क्या, तो A और B लिख सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद देखिए हमें क्या कह रहा है, प्रूव करने, तो AC बराबर लिखेंगे क्या, ये 2 को जब इस तरफ लेके आएंगे तो यहाँ आएगा 1/2 लिख देंगे और A और B लिख देंगे। ठीक है, तो यही जो हमें प्रूव कर रहा था करने के लिए, जो कि हमने प्रूव कर दिया। ये हमारा पहला मेथड था। ठीक है, लिख देते हैं फर्स्ट। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सेकंड मेथड किस तरह से बनाएंगे वो हम आपको बतला देते हैं। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड में हम क्या लिखेंगे, तो हम जो है क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, AC प्लस BC, AC प्लस BC। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इन दोनों के बराबर क्या होगा, AC प्लस BC जो है इन दोनों के बराबर क्या होगा, तो AB होगा ना, तो A और B। ठीक है, कुछ इस प्रकार देखिए यहाँ दिया हुआ है कि AC के बराबर क्या है, तो 20, यानी AC जो है BC दोनों मतलब एक ही समान का है, तो हम BC को भी AC मान सकते हैं। जब दोनों बराबर ही है तो इसके जगह पे हम AC और AC लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे हमें AB हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना, तो 2A और C इसके बराबर A और B, कुछ इस प्रकार से। देखिए हमें AC ज्ञात करना है, तो ये 2 जब इधर आएगा गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, इधर इस तरफ भागा में, तो फिर लिख देंगे AB। तो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा, तो ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यानी आपको जो है फर्स्ट मेथड समझ में आया, सेकंड मेथड थोड़ा सा कमेंट कर दीजिएगा। उस पर चलिए हम क्वेश्चन 5 को पढ़ते। दिया हुआ प्रश्न 4 में C रेखाखंड AB का एक मध्य बिंदु कहलाता है। सिद्ध कीजिए कि एक रेखाखंड का एक और केवल एक ही मध्य बिंदु होता है। तो जो प्रश्न कह रहे हैं ना, इसको हम जो है समझाते हैं। पहले हम इस पेज को जरा सा ऊपर कर लेते हैं, इसको बना के दिखाएंगे किस तरह से बनेगा। 4 में जो कह रहा था ना उस तरह से देखिए A, B और C हमें कुछ इस प्रकार का दिया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, इसको सिद्ध करने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा जो है बिंदु ले लिया D। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहाँ, माना AB रेखा का C और D मध्य बिंदु हमने मान लिया। ठीक है, मध्य बिंदु है, हमने इस तरह से मान लिया। फिर हम लिखेंगे क्या, तो C जो है AB के मध्य, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो AC के बराबर क्या, तो AB/2, यही ना हमें सिद्ध करने दिया हुआ था। तो AC बराबर क्या, तो ये 1 से गुना होगा, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण जो है पहला मान लेते हैं। उसके बाद देखिए हम अगर जो है D को लिखे, D जो है A और B के मध्य, A और B के मध्य है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, तो लिखेंगे यहाँ B और D, B और D के बराबर क्या, तो लिखेंगे AB/2, ये हमारा समीकरण सेकंड। ठीक है, तो जब इन दोनों को जो है एक साथ लिखेंगे, है ना, इन दोनों को एक साथ लिखेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, तो कट जाएगा। कट जाने के बाद हमें क्या बचेगा, तो हम मतलब लिख देते हैं समीकरण 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 से जब चलेंगे, ठीक है, तो कट जाने के बाद क्या बचेगा, तो हमें AC बराबर BD। ठीक है, कुछ इस प्रकार से जो देखिए क्या, तो C और जो है D यहाँ जो है संपाती हो जाएगा, संपाती है।
तो हम कह सकते हैं कि रेखाखंड AB का एक ही मध्य बिंदु, ठीक। तो इसका जो है देखिए ये दोनों क्या है, आपस में बराबर बतला रहा है ना, बराबर बतला रहा है। तो क्या ऐसा ही अवधारणा 4 में था? तो नहीं था, तो कुछ इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा हमें नहीं दिखना था। तो इसलिए हम लिख देंगे रेखाखंड AB का केवल एक ही मध्य बिंदु, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन जो 6 को पढ़ते, दिया आकृति 5.10 में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD है, ठीक है। तो देखिए इस पहले फिगर को ड्रॉ कर लेते, उसके बाद हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरह से सिद्ध हो। देखिए ये हमें जो प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, इसको हमें सिद्ध करना है। तो AC बराबर क्या लिखा हुआ है? तो BD। तो हम लिखते हैं AC के बराबर B और D, है ना, कुछ इस प्रकार का है। देखिए A से लेके C तक जो है कह रहा है कि, और B और D के बीच कह रहा है। A से लेके C तक चले तो हमें क्या मिल रहा है? B भी बीच में मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसके बराबर में AB। देखिए हमें कुछ इस प्रकार से दिया, हमने AC बराबर BC दिया हुआ था, ठीक है। तो देखिए हम जो है वीडियो बना रहे थे ना, थोड़ा सा वीडियो जो है कट गया किसी कारणवश, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो AC, ठीक है। तो AC के बीच देखिए क्या है, तो ये BC और B और D के बीच भी जो है BC, दोनों के बीच कॉमन आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? दोनों साइड जो है माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस कर देने के बाद देखिए AC और BC हमने लिख लिया, तो शेष क्या बच रहा है? A और B, ठीक है, उसके बराबर। फिर देखिए B और D हमने लिख लिया और B और C भी लिख लिया, तो क्या शेष बच रहा है? तो CD बच रहा है ना, तो दोनों तरफ जो है ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए यही हमें सिद्ध करने के लिए ना कह रहा था, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन 7 को पढ़ते, क्या दिया हुआ। तो दिया हुआ है यूक्लिड की अभिगृहितों की सूची में दिया हुआ अभिगृहित 5 एक सर्वव्यापी सत्य क्यों माना जाता है? ध्यान दीजिए कि यह प्रश्न 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। यह जो प्रश्न जो है हमारा 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन जो है 7 को किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम आपको बता दें। ये जो हमारा लैंग्वेज क्वेश्चन है, तो हम जो इसको बारी बारी से तो हम इसको जो है बनाएंगे। इससे पहले जो है क्वेश्चन 4 जो हमारा VVI क्वेश्चन है, कि इसका आंसर हम लिखेंगे साथ में कि यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा जो है एक समांतर अभिधारणा रेखाओं तक सीमित नहीं है, संपूर्ण ज्यामिति में लागू होती है, इसलिए सर्वव्यापी सत्य माना जाता है। लिखेंगे या 5वीं अभिधारणाओं से संबंधित नहीं, जो प्रश्न कह रहा था ना, संबंधित नहीं, केवल उसके महत्व को दर्शाता है। ये जो 7 नंबर में जो हमें क्वेश्चन पूछा था ना, ये हमें जो है क्या है, ये जो सिर्फ सर्वव्यापी को सत्य करता है ना, ये हमें जो है 5वीं अभिधारणा को नहीं दर्शाता है, इसलिए हम कह सकते हैं या केवल जो है उसके महत्व को ही दर्शाता है, ठीक है। ये सर्वव्यापी है, इसके बारे में ऐसे ऐसे बताया जा रहा है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, लेकिन ये जो है 5वीं अभिधारणा से संबंधित नहीं प्रश्न है, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। मिलते हैं इसी अंदाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।